नमस्कार। आज हम सब ऋतुराज जी द्वारा लिखित कविता कन्यादान पढ़ेंगे। दान कहते हैं गुप्त दान महादान, कि दान कर दे और बात ना करे। तो अब ऐसे में कहते हैं कन्यादान, कन्या को दान करके क्या भूल जाएं। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये शब्द अपने आप में सही नहीं लगता। आज लोगों का सोचना बदल जाता है। ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम तो अपनी बेटी को एक पवित्र बंधन में बांध रहे हैं। तुम आना जाना, तुम्हारा घर ये भी है, तुम्हारा वो, तुम अन्नपूर्णा हो, तुम शक्ति हो, तुम रति का प्रतीक हो, तुम प्रेम का प्रतीक हो। एक बंधन में बांध रहे हैं तुमको हम, लेकिन तुम आना। ये कविता जब लिखी गई तो ये कविता उतनी ही प्रासंगिक है जब आज से कई सालों पहले लिखी गई है। उस समय का कैसा वातावरण था और आज भी प्रासंगिक है। इसमें कवि की सोच, कवि की जो चिंतन शक्ति, उन्होंने कितने सालों पहले जो लिखा आज वो कारगर हो रहा है। एक माँ के रूप में, कि एक माँ अपनी बेटी को जब विदा करती है तो उसको क्या सीख देती है। वो सीख ऐसी है कि उसके कई वर्षों के अनुभव है। जब उसकी माँ की बहुत छोटी आयु में शादी हुई होगी और उसने परंपरा को निभाते परंपरा के नाम पे कितना दुख झेला होगा, तो वह अपनी बेटी को अपने अनुभव एक नए तरीके से सीख देती हुई प्रतीत होती है इस कविता में। तो कविता पढ़ते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कि प्रामाणिक मतलब था स्वाभाविक, कितना स्वाभाविक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जब उसने अपनी बेटी को दान किया, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पूंजी क्या होता है? पैसा कहीं रखना, एक जगह रखना। तो जब पैसा दे रही है वो, तो कह रही कि अब उसको कितना दुख होता है कि मेरी अंतिम पूंजी ये बची थी, जिस बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, और आज वो दे रही है, जैसे कि वो मेरा रह ही नहीं गया। तो कह रहे जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। और आगे कह रहे हैं कभी कि लड़की भी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। इतनी सरल, पहले ज़माने में क्या था, बहुत ही छोटी आयु में शादी हो जाती थी और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 साल में शादी हो गई, खेलने कूदने की उम्र। तो उस समय उसको इतना समझ ही नहीं आता था कि आगे चल के उसको कैसे कैसे ज़िंदगी में सामना करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि इतनी सयानी नहीं थी, भोली थी, सरल थी कि उसे सुख का तो आभास था, उसको अच्छा लगता था मेरी शादी होगी, नया घर मिलेगा, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, समझ नहीं आता था कि दुख कैसे, वो अपने दुखों से कैसे निपटेगी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कह रहे पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, धुंधले प्रकाश में उसको पढ़ना आता है, यानी ऐसा प्रकाश जिसमें वो अगर हल्का से भी उसको राइमिंग वर्ड है तो तुकबंदी वाले वो पद पढ़ सकती थी, लेकिन कठिन काव्य वो नहीं पढ़ जाती थी। जैसे बड़े बड़े जो कठिन काव्य पढ़े जाते हैं जिसमें मान लीजिए तुकबंदी भी ना हो, तो वो कैसे पढ़े जाएंगे, वो नहीं पढ़ पा सकती थी वो ज़िंदगी के। वैसे ही कह रहे हैं कि वो बहुत छोटी थी तो बहुत सरल कठिनाइयाँ तो वो समझ सकती थी कैसे होता है, लेकिन बड़े बड़े ज़िंदगी में आने वाले कठिनाइयों का सामना करना उसे नहीं आता था। आगे कह रहे हैं माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, नहीं शादी होगी, सुंदर है, लड़की आती है ना। तो कह रहे हैं कि अब तुमने पानी में देखा, पानी में देखना मीन्स यहाँ आईना भी कह सकते हैं कि आईने में देखा, हर बार दर्पण में देखो मैं इतनी सुंदर हूँ, ठीक है। कितने दिन तक सुंदरता है, आगे चल के वही काम, वही घर गृहस्थी। तो कहते हैं बस अपने रूप सौंदर्य ही में मत रीझे रहना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। आगे वो सचेत करती है अपनी बेटी को कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, ठीक है, कि तुमको काम करने के लिए आए, तुम अपने बंधन को समझना, तुम्हारा कर्तव्य रहेगा कि हाँ मुझे काम करना है, लेकिन जलने के लिए नहीं है परंपराओं के नाम पे। वो माँ सोचिए कैसी रही होगी। आज से कई साल पहले स्त्रियों की स्थिति ऐसी होती थी, शादी कर दिया गया और सबके साथ होता था। शायद इसी कारण, एक तो पढ़ाई लिखाई नहीं, शिक्षा नहीं थी स्त्रियों की, तो उस प्रकार से जागरूकता नहीं थी, और फिर आने जाने के संसाधन नहीं थे। तो होता क्या था, एक के साथ हो रहा है हमारी बेटी के साथ तो आने वाली, तो वो एक्सेप्ट स्वीकार करने वाली भावना भी नहीं थी, बहू है, बेटी है। माँ ने बचपन से उस चीज़ को झेला होगा, इसीलिए माँ ने अपनी बात में कहा कि
आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। उन रोटियों के आड़ में दहेज नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जला दिया जाता था। ठीक है, स्वीकार नहीं करते थे लोग। स्वीकार क्या कि हाँ लोग है होगा, बदनामी होगी, शादी कर दिया तो कौन बार बार देखे, दूर दूर घर ही होते थे, इतना समय लगेगा। ठीक है, या बेटी के माँ के यहाँ से डोली उठी, पति के घर से अर्थी हुई, बेटी मान लो अगर कुछ विद्रोह भी करना चाहिए, नहीं मुझे नहीं अच्छा, तो घर वाले इस वजह से नहीं रखते थे कि 4 लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो माँ खुद ही अपनी बेटी को इतना जागरूक करती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है जीवन के। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह कि अब नई नई शादी होगी, तुमको वस्त्र मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे ये शाब्दिक भ्रमों की तरह, आज इतना गहना मिला है, अच्छा उनके यहाँ से तो इतना जेवर आया है, तो कह रहे हैं ये एक शाब्दिक भ्रमों की तरह तुम उन्हीं, और ये छन छन की आवाज़, ये खन खन की आवाज़, कह रहे हैं ये एक शाब्दिक भ्रम है। माँ ने कहा ठीक है, तुमको आज इतना मिला है, इनके यहाँ हम तो इतना दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने तुम्हारे लिए इतना किया। ठीक है, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तो तुम उसके एवज में कितना काम लड़कियों से को करना पड़ता था, या गलत को भी सहना पड़ता था। तो माँ उसको सीख देती है, कहती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। ठीक है, ये बंधन है स्त्री जीवन के। क्या? आभूषण और वस्त्र तुमको उसमें तोल दिया जाता है, पैसे में, गहने में, कि हाँ हमने तुमको इतना सोना दिया, इतना चांदी दिया, और फिर वो ज़िंदगी भर का सुनाना। तो कह रहे हैं कि बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की हो ना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारे अंदर कोमलता है, सौम्यता है, उसको बरकरार रखना। अपनी परंपराओं से कभी अलग मत होना, तुम सारी परंपरा का निर्वहन करना। तुम्हारी सौम्यता है, तुम्हारी कोमलता है, वो उसको रखे रहना अपने, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। लेकिन हर चीज़ को सहना नहीं, सहोगी तो तुम सहती चली जाओगी, और जब इंसान स्वयं ही नहीं रहेगा तो ये समाज क्या, ये सारे बंधन क्या। तो इसीलिए माँ कहती है कि लड़की हो ना, पर लड़की जैसे दिखाई ना देना। तो ये थी ऋतुराज जी की बहुत ही अच्छी कविता कन्यादान। धन्यवाद।